गुड आफ्टरनून दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका पीके की जीके यूट्यूब चैनल में। और आज है 15 सितंबर 2020 और इस श्रृंखला में हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक, आज हमारे पास टॉपिक क्या है? उच्चतम न्यायालय या जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी हम जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं सबसे पहले तो स्थापना की बात करें तो ये होती है आपकी 28 जनवरी 1950 को। और ये किस अधिनियम के तहत होती है ये हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो भारत शासन अधिनियम जो आया था 1935, इसके तहत इसकी स्थापना की जाती, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, हालांकि वो तो बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद ये हमारी अभी की डेट जो हमें याद रखनी। ठीक, 28 जनवरी 1935। इसके अलावा संविधान के कौन से भाग में है इसका? तो ये भाग 5। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। किसका? सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का। उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। अब इसके बात करते हैं इसका सुप्रीम कोर्ट का गठन किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें है। सबसे पहले देखते हैं न्यायाधीशों की संख्या। तो जो न्यायाधीशों की संख्या है वो समय समय पर बढ़ा दी जाती है। ठीक, तो अभी फ़िलहाल की हम बात करें, फ़िलहाल हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में 34 जज, जिनमें 33 होते हैं अन्य जज और एक होता है आपका मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान स्थिति क्या है? 34 जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी है। ठीक, 33 + 1 यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश और एक होता है आपका सुप्रीम, जो जिसको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और इनकी नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति किस प्रकार होती थी? ये होती है इनकी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 124(2) के हिसाब से। ठीक, ये आर्टिकल इनकी नियुक्ति की बात करता है। ठीक, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी। और ये एज कहाँ तक जाती है आपकी? 65 ईयर्स यानी कि 65 वर्ष तक की आयु तक इनकी समय सीमा रखी गई, किसकी? न्यायाधीश की। ठीक, और मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति की हम बात कर रहे हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है इसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो उसकी नियुक्ति की हम बात करेंगे अभी। ठीक, तो इसकी नियुक्ति की जाती है वरिष्ठता के आधार पर। ठीक, जो सबसे वरिष्ठ उम्र में होगा, वरिष्ठतम जो होगा, सबसे, जिसको हम कह लेते सीनियर कह लेते हैं। ठीक, सीनियर मोस्ट। ठीक, जो सबसे ज़्यादा अनुभवी है, जो सबसे उम्र में सबसे बड़ा जो जज होगा न्यायाधीशों में, उसको बना दिया जाता है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश। ठीक, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति की जाती है आपकी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे हम। ठीक, और अर्हताएँ यानी कि न्यायाधीश की, या इसको हम कह सकते हैं क्वालिफिकेशन, या उसकी योग्यताएं क्या क्या है, उसको बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर कोई भी एक न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। ठीक, तो ये क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें होता है कि 5 वर्ष उच्च न्यायालयों में जज रहा हो। जो हाई कोर्ट्स होते हैं अलग अलग राज्य के, वहाँ पे 5 वर्ष तक वो हाई कोर्ट जज के तौर पे काम किया हो, हाई कोर्ट जज रहा हो। या फिर बात करें 10 वर्ष कम से कम उसने उच्च न्यायालयों में एज अ वकील, मतलब ठीक एडवोकेट हम कह लेते हैं, एडवोकेट के रूप में 10 वर्ष कम से कम किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो। या फिर राष्ट्रपति की नज़र में एक अच्छा पारंगत विधिवेता हो। ठीक, जो न्याय का, कानून का अच्छा ज्ञाता व्यक्ति भी यहाँ पे न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस होती है। और इसमें आर्टिकल कौन सा लगता है आपका? ये लगता है 124(3). तो इनमें जो क्वालिफिकेशंस होती है उसके बारे में बात की गई। ठीक है, अगर अब बात करें हम शपथ की बात करें तो शपथ दिलाता है आपका राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा कोई आप नियुक्त अधिकारी। ठीक, ये आपको दिलाता है किसकी? शपथ। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने की जो प्रक्रिया है उसमें। ठीक है, शपथ की हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पे। तो ये है राष्ट्रपति द्वारा कोई भी जो अधिकारी होता है वो यहाँ पे शपथ दिलवाता है। ठीक, अब देखते हैं हम अगला, वेतन एवं भत्ते। जो वेतन इनको मिलता है, वेतन भत्ते की बात करें तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत की बात की गई? 125(a) के अंतर्गत ये बात कही गई है। ठीक है, और ये वेतन समय समय पर बढ़ता रहता, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अब वर्तमान में कितना है। ठीक, इसके अलावा कार्यकारी न्यायाधीश का भी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये आपको मिलता है आर्टिकल 126 में। अब कार्यकारी न्यायाधीश क्या होता है? कार्यकारी न्यायाधीश जो होता है, ये मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होने की स्थिति में इसको बनाया जाता है। जैसे मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में
मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, ठीक, अनुपस्थिति में इसकी नियुक्ति की जाती है। अब अनुपस्थिति कारण कई हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश के स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं, या फिर असमय मृत्यु हो सकती है, या कुछ भी ऐसे कारण होते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद, मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, तो जो सीनियर मोस्ट उसके बाद जो बचता है आपका न्यायाधीश, उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको भी ये बना दिया जाता है, कौन, आपका मुख्य न्यायाधीश, ठीक। इसके अलावा तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, एड हॉक जज जिनको हम कहते हैं, तो ये सिर्फ इसलिए होते हैं गणपूर्ति के लिए, ठीक। एक नंबर होता है जो आपको पूरा करना होता, तभी सुनवाई आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये गणपूर्ति के लिए होते, और ये आर्टिकल आता है आपको 127वां आर्टिकल के अंतर्गत इनकी बात कही गई है, ठीक। अगला आता है आपका उच्चतम न्यायालय का स्थान। तो ये कहा गया आर्टिकल 130 इसके स्थान की बात करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो कहीं भी इसके स्थान के बारे में कह सकता है, लेकिन जो मुख्य स्थान है जो हमारा अभी सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी बैठक इसकी सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हिसाब से या उनके निर्णय के आधार पर की जा सकती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, तो आगे देखते हैं हम इनकी नियुक्ति, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय कौन कौन सी स्वतंत्रताएँ मिलती हैं, ठीक, जो न्यायाधीश होते हैं उनको, तो उनको मिलती है न्यायाधीशों की नियुक्ति की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। अलग अलग होती है नियुक्ति भी इनमें, तो सबसे जो मेन है इसमें व्यक्ति वो आता है आपका राष्ट्रपति। और ये है अगर न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की हम बात कर रहे हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, न्यायिक सदस्यों और उच्च न्यायालय के जो इनकी सलाह से करता है, ठीक। और ये किसकी सलाह से करता है, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायाधीशों की सलाह से इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। कार्यकाल या सुरक्षा की हम बात कर लेते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक, ये हमने देख लिया है। और इसके अलावा हम बात करें तो जो इनको हटाने का काम किसका है, तो ये भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे महाभियोग एक प्रक्रिया होती है वो हमें पूरी चलानी पड़ती है, महाभियोग जिसको हम कहते हैं, महाभियोग, ठीक है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है, ठीक, उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश होती है, ठीक। इसके अलावा इनके जो हम वेतन आदि की बात करें तो वेतन की सुरक्षा इनको मिलती है, किसी भी परिस्थिति में इनका वेतन में कटौती नहीं की जाती है, ठीक। और अब ये कोर्ट को ये अधिकार भी होता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना करता है या अपमानना करता है तो आर्टिकल 129 के अंतर्गत उसको दंड देने की प्रावधान भी सुप्रीम कोर्ट रखता है, ठीक है। और जो न्यायाधीशों के आचरण पर बहस का भी अधिकार नहीं होता है, ठीक। जैसे महाभियोग के अतिरिक्त संविधान में न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में या फिर राज्य विधान में बहस करने पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। यानी कि इनके ये आचरण पर बहस नहीं की जा सकती जब तक इन पर महाभियोग नहीं लगा हो, ठीक। महाभियोग एक अलग प्रक्रिया है, तो अगर वो नहीं है तो इनके आचरण पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, ठीक। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाई गई है, ठीक। जैसे उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना तो करता है, ठीक। ये तो हमने देख लिया इसमें जो अवमानना पर दंड देने की इसकी शक्ति है, ठीक। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक। अब इसका मतलब ये है कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनको भारत में कहीं भी या किसी भी न्यायालय में वकालत करने की स्वतंत्रता नहीं होती, यानी कि वो वकील ऐसे वकील काम नहीं कर सकते वहाँ, ठीक है। ये सुनिश्चित किया गया क्योंकि यह वे निर्णय देने में जैसे हो सकता है कभी कभार कोई निर्णय अब भविष्य की परिस्थितियों को सामने रखते हुए वो दे दें और फिर भविष्य में उसका अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इनके जो आज वो था वकालत पर रोक लगाई गई है, ठीक। अगला देखते हैं हम कि जो उच्चतम न्यायालय होते हैं उसकी जो शक्तियाँ होती है और जो क्षेत्राधिकार होते हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मूल अधिकार है, ठीक। मूल अधिकार का मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे हम, मूल अधिकार मतलब जो उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद या संघीय न्यायालय को
उस पर निर्णय देता है। ठीक है, जो अलग अलग इकाइयाँ हैं हमारे देश में उनके बीच जो विवाद होता है तो उसका सुप्रीम जो आखिरी फैसला कोई ले सकता है तो उसमें तो ये सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में बात करता है। जैसे मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद है, ठीक, केंद्र और राज्य के बीच विवाद है तो उसमें राज्य का जो हाई कोर्ट है वो तो फैसला दे नहीं सकता, क्योंकि वो तो फिर एक तरफा माना जाता है, फिर ये उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं मानी जाती। ठीक, उसमें हो सकता है लेकिन उसको चुनौती कहाँ दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे ये मूल अधिकार है कि अगर राज्य या केंद्र या राज्य के बीच में कोई मसला हो जाता किसी उस मुद्दे पर लेकर तो आखिरी फैसला देने का अधिकार किसका है, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये मूल अधिकार में आता है इसके। ठीक है, ये हमने देख लिया कि मूल अधिकार में क्या आता है आपका, केंद्र राज्य के जो विवाद होते हैं उनको निपटाने का काम किया जाता है। अगला है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। इसका मतलब क्या है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी कि संविधान का रक्षक हम इसको कह सकते हैं, संविधान का रक्षक हम इसको कह सकते हैं। कौन हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट, ये हम कह सकते हैं। ठीक, इसके माध्यम से तो ये हो गया। इसके अलावा आपका अपीली क्षेत्राधिकार है। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है कि उच्चतम न्यायालय न केवल भारत के संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी की तरह बल्कि यह ब्रिटिश जो प्रिवी काउंसिल होती है उसके स्थान पर भी स्थानांतरित है। ठीक, जो अपीली जो क्या करता है, जो अपीली का उच्चतम न्यायालय है। ठीक, ये हमने एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे की है, इसको हम सुन लेंगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय क्या करता है, जो निचली अदालतों के फैसले होते हैं उनके खिलाफ सुनवाई कर सकता है, ये इसका अपीली अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी ने हाई कोर्ट में कोई मामला दायर किया है और उसके फैसले से अगर एक पक्ष सहमत नहीं है तो वो इसकी आगे सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय के इस मामले को लेकर जा सकता है। तो ये इसका अपीली क्षेत्राधिकार माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सलाहकार क्षेत्राधिकार। इसमें क्या है, 143वां अनुच्छेद लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका 143 अनुच्छेद। इसमें राष्ट्रपति को सलाह देने का काम भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये बाध्य नहीं है। ठीक, बाध्य नहीं है, ना ही सलाह मानने के लिए ना ही सलाह देने के लिए। ठीक, तो ये आप राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों में ये सलाह दे सकता है, यानी कि सलाह का क्षेत्राधिकार भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक, अगला देखते हैं हम। अगला हमारे पास अभिलेख का न्यायालय। अभिलेख का न्यायालय से क्या मतलब है, जो भी मामले जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है उनकी, तो उनको एक रिकॉर्ड के तौर पर इनको रख लिया जाता है। ठीक है, भविष्य में उन जो केसेस होते हैं उनको एज ए रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। और ये किस आर्टिकल में आता है आपका, 129 जो आर्टिकल है उसमें अभिलेख का न्यायालय इसको कहा जाता है। ठीक, जो भी मामले होते हैं उनकी रिकॉर्ड उनको कर लिया जाता है। तो ये तो था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब देख लेते कुछ न्यायालय की जो पीठ होती हैं। पीठ मतलब किसी मामले को सुनने के लिए कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उस तरीके से इसको कहते हैं हम एकल पीठ, यानी कि जिसमें एक जज होता है। खंडपीठ कुछ मामले होते हैं जिनमें 2 जज की आवश्यकता होती है तो उसको खंडपीठ कहा जाता है। पूर्ण पीठ कुछ मामले होते हैं जिनमें 3 जजों की आवश्यकता होती है तो उसको कहा जाता है आपका पूर्ण पीठ। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका संविधान पीठ। ठीक, जो कुछ मामले संविधान से या संविधान संशोधन या कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर संविधान पूर्ण पीठ की जरूरत होती है, संविधान पीठ, उसमें 5 जज होते हैं। ठीक, तो ये हम याद रखेंगे कौन से पीठ में कितने जज होते हैं। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ सजेशंस हो, कुछ क्वेरीज हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और इसके अलावा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और आज की वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप दोनों ग्रुप से जुड़ कर ले सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।